गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है देखिए। अगर बात की जाए सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड को यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर वे में। हेनरी लॉ बात करता है किसके बारे में, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से बढ़ेगी और किस तरीके से डिक्रीज होगी, इसकी बात करता है हेनरी लॉ। तो है क्या ये चीज, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करो तो सॉल्युबिलिटी का टर्म जो यूज किया जाता है वो हमेशा करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। किस में यूज करते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सपोज पहले समझ लो, फिर यहाँ पे मान लो हमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें हमने 100 ml वाटर में पहले क्या किया, 1 ग्राम शुगर ऐड की। फिर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, शुगर का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। शुगर का अमाउंट हमने क्या किया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया। 2 ग्राम कर दिया, फिर 3 ग्राम कर दिया, फिर और इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते जा रहे हैं। ग्लास रॉड है हमारे पास, उससे मिक्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये आराम से सॉल्युबल होता जा रहा है। टेम्परेचर हमने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर मान लो हमने ले लिया रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जब तक ये डिसॉल्व होता जाएगा, आराम से आप अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, ये डिसॉल्व होता जा रहा है, तब तक इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ही डिसॉल्व होना बंद हो जाए, सपोज यहाँ पे हमने 1 ऐड करते हुए हमने सपोज कर लिए यहाँ पे 8 ग्राम कर दिए। कितना ऐड कर दिया यहाँ पे? 8 ग्राम कर दिया। कितने ml में किया हमने? 100 ml में। और जैसे ही हमने 8 ग्राम किया, 8 ग्राम के बाद जैसे ही हम वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ाते हैं मिलीग्राम में भी, वैसे ही सॉल्युबल होना, सॉल्ट जो होता है, शुगर जो है वो सॉल्युबल होना बंद हो जाती है। तो वो पॉइंट जिसपे और सॉल्युबल नहीं कर सकते हैं आप सॉल्यूट को, उस पॉइंट पे हम सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 8 ग्राम पे क्या मिल गया हमको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? 8 ग्राम पर 100 ml। ये टर्म क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हो तो भी चेंज होती है, अगर आप सॉल्यूट चेंज करते हो तो भी चेंज होती है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तब भी चेंज होती है। जैसे आप शक्कर कभी अगर शरबत बना रहे हो और आपको जल्दी से ज्यादा शुगर आपको वाटर में ऐड करनी हो, है ना, डिसॉल्व करनी हो, तो पहले हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, है ना, अमाउंट बढ़ाते जाते हैं शुगर का। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई। लेकिन अगर उसको आप हल्का सा हीट कर दो तो और शक्कर उसमें घुल जाती है वाटर में और जल्दी से डिसॉल्व होती है। इसका मतलब टेम्परेचर देते ही क्या हुआ? डिसोल्यूशन बढ़ गया और अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। और सॉल्युबिलिटी होती क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व पर 100 ml या a particular amount of solvent at a particular temperature in a saturated solution। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, समझाने वाली बात तो समझा दी। डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की।
It is amount of solute dissolve in पर यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्वेंट ही लिख दीजिए सीधे। पर्टिकुलर का मतलब सबकी सॉल्युबिलिटी या सॉल्वेंट चेंज करोगे तो चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a particular temperature. नोट कर लीजिए डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की। कर लिया ऑनलाइन? अब ये सॉल्युबिलिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी के अगर डिपेंडिंग फैक्टर देखें, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन मेजर वे में अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आयनिक है कि कोवलेंट है, किस तरीके का है। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। मान लो आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, हाँ H2SO4 में डिसॉल्व कर रहे हो, या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो ग्लिसरीन में, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो हनी में, तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी ना, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर भी। तीसरा, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मेजर वे में सॉल्युबिलिटी डिपेंड। ठीक है, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो केमिकल बॉन्डिंग में एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब है कि अगर आयनिक सॉल्यूट है तो वो आयनिक सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व होगा। जैसे मान लो तुमने NaCl ले लिया और इसको तुम डिसॉल्व करना चाहते हो वाटर में, ठीक है, तो NaCl में भी क्या होंगे, प्लस माइनस आयन बनेंगे, और वाटर में भी क्या होगा, प्लस माइनस आयन बनेगा। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूट आयनिक है और सॉल्वेंट आयनिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई, अच्छी सॉल्युबिलिटी। और अगर दोनों आप अपोजिट नेचर के ले लो, जैसे NaCl को आप डिसॉल्व करना चाहो बेंजीन में, तो बेंजीन नॉन पोलर होता है, उसमें पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते हैं, तो अगर नॉन पोलर में डिसॉल्व करोगे तो उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी या वो सॉल्युबल नहीं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा होगा बॉन्डिंग में पहले, अभी समझ में आया कि कोवेलेंट कंपाउंड लो तो उसको कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, आयनिक कंपाउंड लो तो आयनिक में डिसॉल्व करो। अगर अपोजिट लोगे तो सॉल्युबिलिटी का कम होना निश्चित है।
टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है जरा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए तीनों। आशय क्लियर हो रहा है? आशय कहाँ हो? टेम्परेचर के ऊपर देखो, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूट लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व, ठीक है, और आप देखते हैं कि प्रोसेस है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट आपको देनी पड़ती है। अब अगर ऐसा डिसोल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करने पे प्रोसेस है एंडोथर्मिक, मतलब हीट देनी पड़ती है, तो ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो रिएक्शन का इस प्रोसेस का नेचर क्या है, हीट लेने का। एंडोथर्मिक का मतलब हीट लेने का, और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हम हीट दे रहे हैं। तो जैसा रिएक्शन का प्रोसेस का नेचर होता है, अगर वही काम आप करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इसको चाहिए, एंडोथर्मिक का मतलब हीट चाहिए, और हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो ऐसे प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वाटर में डालने पे हीट बाहर निकले, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर दूसरा वाला केस है कि कोई सॉल्यूट आपने लिया, उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और आप देखते हो कि प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर हीट निकल रही है, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये जो सेकंड वाला केस है जिसमें हीट निकल रही है, तो रिएक्शन का नेचर क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्युबल करना किसी चीज को, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस का नेचर है हीट को बाहर निकालना, और हम क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं। वो तो कह रहा है हम बाहर निकालेंगे, और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने का मतलब हीट देना, उसको हीट नहीं चाहिए, वो तो खुद बाहर निकाल रहा है। तो प्रोसेस क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब भी प्रोसेस अपोजिट में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा इंक्रीज ही करेगा, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करे। क्लियरिटी है, नोट कर लीजिए। हर्षित क्लियर हो रहा, नोट हो जाए तो बोल दीजिए। आप कर लिए, दिखाइए। हो गया, ऑनलाइन कर लिया ये। यस अब हम लोग किसका इफेक्ट देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी पे, प्रेशर का। किसका इफेक्ट देखने जा रहे हैं, प्रेशर का। तो अब हम देखने वाले हैं किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में भी हम कौन सा स्पेशल केस देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ
गैस इन लिक्विड। गैस की सॉलिबिलिटी को हम देखने जा रहे हैं किसमें? लिक्विड में। और इसको बताएगा कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। कौन सी लॉ की बात करने जा रहे हैं हम? हेनरी इस लॉ में सॉलिबिलिटी, आपको पता है कि सॉलिबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या 1 ml ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप लेते हो सॉल्वेंट का या एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हो सॉल्यूशन का, तो उसमें सोल्यूट के कितने ग्राम्स डिसॉल्व हैं उसी को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थी सॉलिबिलिटी। अब यहाँ पे बात करी जा रही हेनरी लॉ सॉलिबिलिटी की जगह पे दूसरा वर्ड यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड में, और ऐसा बोला गया कि ये जो गैस है वो लिक्विड के सरफेस पे जितना भी प्रेशर इंपार्ट करेगी, वो प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख के समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपका लिक्विड, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए ये गैसेस हैं, जो प्रेशर इसमें गैसेस हैं एक्स वाई जेड, 3 गैसेस हैं सपोज, ठीक है। तो अगर ये x जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, x मान लो प्रेशर अप्लाई कर रही है px क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ x ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। पार्शियल प्रेशर वर्ड का मतलब समझते हैं सब लोग? पार्शियल प्रेशर का मतलब समझते हैं सब लोग? जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, उसमें 4 गैसेस भरी हुई हैं, है ना, और टोटल प्रेशर उस पूरे कंटेनर का 10 atm है। उसमें जो एक नंबर 1 गैस है वो 2 atm का प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो दूसरी वाली नंबर 2 गैस है वो 5 atm का प्रेशर अप्लाई कर रही है, नंबर 3 atm का कर रही है, 3.5 का कर रही है, नंबर 4 1.5 का कर रही है ना। तो अलग अलग गैसेस अगर अलग अलग प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, तो जो पर्टिकुलर अमाउंट कोई गैस अप्लाई करेगी वो उसका बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर। मान लो पहली गैस 5 atm कर रही थी, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? 5 atm। कोई गैस अगर उसमें 2 atm प्रेशर अप्लाई कर रही थी, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 2 atm। मतलब टोटल प्रेशर में कोई गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, मतलब उसका खुद का कितना प्रेशर है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर ये लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के ऊपर ये गैसेस हैं और इन गैसेस का प्रेशर ये कुछ अप्लाई कर रही है। मान लो x जो गैस है वो px पार्शियल प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक। तो ये जो x गैस है इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इस x गैस की सॉलिबिलिटी जो इस लिक्विड में है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला गया? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to solubility of that gas in liquid। उस लिक्विड में उस गैस की जो सॉलिबिलिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो। तो बेसिकली ये सॉलिबिलिटी और पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन को बताता है कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। और यहाँ पे सॉलिबिलिटी को
अमाउंट नहीं बोला गया है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी को क्या बोला गया है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी को हम लोग डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कि कितने मोल्स। अभी हम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कितने ग्राम डिसॉल्व है, अब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन कितना डिसॉल्व है एक्स का, उसको हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए फिर इसकी डेफिनेशन बताएं प्रॉपर। क्लियर है? सिंपल सा लॉ है कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas at the liquid surface। ठीक है, नोट हो गया? तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है, solubility of gas, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट लिक्विड सरफेस। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, P is directly proportional to X, X या काई लिख दो, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, काई लिख देते हैं क्योंकि X से मल्टीप्लीकेशन कर, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं के एच, और इसको नाम देंगे के एच को, के एच इज इक्वल टू होता है पी अपॉन काई, के एच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नेम पे ही क्या बोल दिया गया है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो के एच कांस्टेंट आएगा, के एच कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और X हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्लियर है बात? नोट हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन? यस मैम। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? पास्कल बाई पास्कल ही होगी ना, क्योंकि नीचे तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, और प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो पास्कल हो सकता है, एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, है ना? ये नोट हो गया?
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ही हेनरी ने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिनोट किया। हेनरी ने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन बोला उसको, कि कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे। सॉल्युबिलिटी बेसिकली हम बोलते हैं कितने ग्राम डिसॉल्व। ठीक है, तो अगर KH की यूनिट बोलोगे, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी? क्योंकि KH है P बाई मोल फ्रैक्शन, P की यूनिट आप पास्कल ले सकते हो, और मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, आपको पता ही है, कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल हो सकती है, ATM हो सकती है, बार हो सकती है, और भी हो सकती है, बहुत सारी प्रेशर की यूनिट्स होंगी, है ना? क्लियर है? कभी कभी आपसे पूछते हैं कि KH, ये जो हेनरी कांस्टेंट है, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो KH ध्यान रखिए कि ये सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि सॉल्यूट कैसा है। आप बोलेंगे कांस्टेंट तो ये सॉल्वेंट के लिए होता है, हेनरी कांस्टेंट होता किसके लिए? सॉल्वेंट का निकलता है, लेकिन ये सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू सॉल्यूट के हिसाब से भी चेंज होगी, और सॉल्वेंट अगर बदलोगे तो उसके हिसाब से भी चेंज होगी। तो सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। KH depends on solute and solvent. ठीक है, हो गया। हेनरी ने क्या किया? ये P और X, P और मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में भी एक ग्राफ खींच लिया, और ग्राफ खींच किस तरीके का आया अपना? अगर यहाँ पे ले लो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले ले? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ग्राफ मिला हमको स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ मिला? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप था tan थीटा, जिसको बोलते हैं स्लोप, ये स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है P अपॉन मोल फ्रैक्शन इसका स्लोप होगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन होगा, और आपको पता है पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है? KH। यानी ऐसा कोई ग्राफ दिया जाए और KH की वैल्यू पूछी जाए तो आप निकाल लेंगे, जो स्लोप होगा tan थीटा होगा, वही क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट की। ठीक है, तो कुछ ऐसी ज्यादा खास बात नहीं थी, रूल एक सिंपल याद रखना है। अब इस रूल के कुछ डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बोर्ड में पूछ लेते हैं कभी कभी, इनके एग्जांपल्स, जैसे इसका एक एग्जांपल है, एक तो कोल्ड ड्रिंक वाला ही एग्जांपल देख लो। अगर कोल्ड ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, देखो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक, इसमें क्या किया गया? ये लेड वगैरह से हाई प्रेशर पे गैस, हाई प्रेशर पे कौन सी गैस? CO2 फिल करी गई है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग लेड ओपन करते हैं, मान लो इसके अंदर 3 atm का प्रेशर अप्लाई किया गया, और उतने प्रेशर पे ये CO2 भरी हुई। जैसे ही हमने लिड ओपन कर दिया, लिड ओपन करते ही क्या होता है? ये जो अंदर का प्रेशर है, क्योंकि लिड ओपन हो गया तो प्रेशर क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा,
और प्रेशर कम होके कितना हो जाएगा भाई, ये आपने लिड ओपन कर दिया तो अब ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm का हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड के सरफेस पे पहले यहाँ पे प्रेशर कितने का लग रहा था, गैस फिल थी तो 3 atm का। 3 atm एक एग्जांपल लिया, कितना होता है एग्जैक्टली ये मुझे नहीं पता, 3 atm एक एग्जांपल ले लिया। अब लिड जब आपने ओपन कर दिया तो प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 1 atm का। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ वैसे ही CO2 बाहर निकलती है, CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा था तो CO2 ज्यादा इसमें डिसॉल्व थी। प्रेशर जैसे ही हमने कम किया वैसे ही CO2 क्या हो गई, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और वो किसके, बबल्स के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो यहां पे अगर हम बोले सॉल्युबिलिटी, या इसी को बोल दो अमाउंट ऑफ CO2 इन लिक्विड, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि इस केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2 इन लिक्विड इज मोर, पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज किया, तो आपको पता है प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा CO2 का, डिक्रीज। एक तो एग्जांपल ये कोल्ड ड्रिंक वाला पूछते हैं बोर्ड में, कौन नहीं बोर्ड वाले नोट कर लीजिए, एक लाइन में नोट कर लो उसको, कुछ खास बात नहीं। स्प्राइट, वही सेम है ना, दूसरी क्यों कंपेयर कर रहे हैं ना, उसी को ओपन किया है, ऐसा थोड़ी ना कि उसमें एक को बंद किया और एक को खोला है। हो गया तुम्हारा, बहुत ही गंदे जोक्स मारते हो। हो गया, चलो एक और दो और अच्छी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पढ़ लेते हैं हेनरी लॉ की, मुंह तोड़ दूंगी मैं। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन है आपकी, बोलते हैं बेंड्स। हाँ, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या है, एनॉक्सिया सिंपल सी चीज है, जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे आप पहुंचते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। तो आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ब्लड क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है। जैसे जैसे प्रेशर बाहर का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम होती जाएगी। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर हमारे ब्लड में कम होगी यानी कि हमारे ब्लड को कम ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर हमारे ब्लड में कम होगा तो क्या होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको आ सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा जैसे थिंकिंग पावर आपकी वहां पे जाने पे थोड़ी सी कम होने लगे, मतलब ओवरऑल में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने के साथ आपको थिंकिंग पावर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। मेडिकली इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें, लिख लो थोड़ा सा, इट इज अ मेडिकल सिचुएशन at
high altitudes where pressure becomes less, so solubility of oxygen in blood becomes less, in situation breathing difficulty and loss of thinking are observed. सोचने की क्षमता कम होने लगती है, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। रीजन क्या है? प्रेशर हो गया कम, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हो गई कम, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा? मामला खराब होगा। सिचुएशन को क्या बोलोगे? एनॉक्सिया। पेड़ हो तो हाँ हो सकता है थोड़ा और उससे मिल जाए, लेकिन फर्क पड़ता है, चेंज आता है। एक बार हमारे गांव में एक ऐसा हुआ भी था, एक कोई लेडी थी, उनका कुछ तो प्रॉब्लम, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी। तो गांव में तो बहुत दूर दूर हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो लोगों ने सोचा कहीं बनारस के पास निकलने वाले हैं। हाँ बोलो बोलो। लॉस ऑफ, इन दिस सिचुएशन ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड लॉस ऑफ थिंकिंग। हाँ, क्योंकि सप्लाई कम मिल रहा है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलने से ब्रेन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो हाँ, तो आदमी वैसा ही हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, अब देखो दूसरी सिचुएशन, इसमें क्या ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये बात? हाँ, अब छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे नहीं होता कि कोई अगर बोलने लगे सांस नहीं आ रही है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो लोग मतलब लेकर के निकले। अब गांव में तो कुछ जैसे ही गांव की पेरिफेरी से बाहर निकले वैसे ही खेत हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं खूब सारे। फिर बोले नहीं नहीं रोक दो गाड़ी, रोक दो गाड़ी, रोक दो। रोक दी गई गाड़ी, पेशेंट उतर गया और पेशेंट उतर के वॉक वॉक करने लगा। फिर उसके बाद बोला अब तो बिल्कुल ठीक है। फिर घर पे आए वो लोग, तो पूछा गया भाई डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया? बोले डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं हुई, ऑक्सीजन प्लांट में लेके गए और पेशेंट ठीक हो गया। बोले ऑक्सीजन प्लांट इतनी जल्दी? यहाँ पे कहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, वो तो आपको सिटी जाना पड़ा होगा, और आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए। तो पता चला कि भाई कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट मिल गया, खुली हवा में लेके गए, थोड़ा ठीक हो गया मामला। हाँ, वापस नहीं हुआ ना, समथिंग एल्स, कुछ और होगा। कई बार वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते ना पेशेंट्स। चलो, बेंड्स की सिचुएशन जस्ट इससे अपोजिट है। तुम मेरी एक्टिंग कर रहे थे ना, एक्टिंग कर रहे थे। बेंड्स की सिचुएशन क्या है? यहाँ पे क्या हुआ था? प्रेशर कम हो गया था, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई थी। अब बेंड्स में क्या होगा? देखो ये क्या है? सी है मान लीजिए, ठीक है। इसमें कौन जाते हैं? स्कूबा डाइवर्स जाते हैं ना इसमें। ये आदमी बना, आदमी अच्छा नहीं, ये फिश जैसा आदमी बन गया। मुझे नहीं बनाने आता, मैं बना। ये इसके हाथ है, ये इसकी बॉडी है, जो भी है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, अब लिख देते हैं बड़ा बड़ा क्या है? समुद्र में गया ये नीचे। ठीक है, तो इनको क्या होता है? इनके लिए नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा।
आप बोलोगे आपकी प्रेशर हाई हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन और ज्यादा डिजॉल्व होगी ब्लड में। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है तो क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन तो ज्यादा चाहिए ही, है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, तो यहाँ पे होता क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये जो भी आपके होते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब चारों तरफ, वो खूब सारे इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं उसके ब्लड में। तो क्या क्या डिजॉल्व हो जाएगा नीचे की तरफ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिजॉल्व इन ब्लड। सिलेंडर में तो उसको उसके लिए मतलब उसकी ब्रीदिंग ठीक रहे उसके लिए हीलियम वगैरह भर के दिया जाता है ना। हाँ, लेकिन फिर भी नीचे जाने में थोड़ा सा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिससे ब्लड में इन गैसेस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब सॉलिबिलिटी इंक्रीज हुई उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंक्रीज हो गई तो उससे वो तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ये ऊपर आएगा, ये इस पर्सन को अब हम कहाँ ला रहे हैं, अब बाहर हवा में नहीं, सरफेस पे। जब इसको हम कहाँ पे ले आए, सरफेस पे ले आए। अब सरफेस पे क्या होगा, अर्थ अर्थ सरफेस पे जब ये आएगा तो अब क्या होगा, अब चेंज क्या आएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो गए थे ना, अब जैसे ही ऊपर आएंगे वैसे प्रेशर कम होना शुरू होगा। प्रेशर कम होगा तो धीरे धीरे ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये बबल्स के फॉर्म में ब्लड से बाहर निकलेगी। और जब बबल्स के फॉर्म में ब्लड से बाहर निकलती है तो थोड़ा सा पर्सन को दिक्कत आती है ब्रीदिंग में, इसमें भी प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जब प्रेशर से ये चीजें बाहर, ये गैसेस बाहर निकलने लगी तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बेंड्स। मेडिकली क्या बोलते हैं उसको, बेंड्स बोलते हैं। और इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो कि पर्सन के सामने यहाँ पे मान लो कि शेर बैठा हुआ है, शेर नहीं बैठा है और उसे क्या लगेगा, कंफ्यूजन होने लगता है। उस मेंटल स्टेट में कंफ्यूजन होते हैं कि जैसे कोई सामने नहीं बैठा उसको लगेगा कोई सामने बैठा है, या खाली स्पेस है यहाँ पे और वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कोई पर्सन बैठा है उससे वो बातें कर रहा है। कंफ्यूजन होंगे इसमें, बेंड्स की सिचुएशन। हाँ, तो ये बीमारी काइंड ऑफ हो गया ना, ज्यादा डिसॉल्व हो गए ना ब्लड से, और कहाँ से, तो पानी में क्यों सांस ले रहा था वो, सांस नहीं लेगा, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन नहीं जाएगी उसमें, नहीं तो वो तो सिलेंडर से लेगा ना। तो सिलेंडर से प्रॉपर इतनी थोड़ी कि पूरे टाइम उससे ही लेंगे, बिल्कुल नीचे चले गए तो नहीं, बीच बीच में अगर उसको कुछ भी मिलता है तो वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम करती है नाइट्रोजन, जो चारों तरफ की जो नाइट्रोजन चली जाती है वो जब निकलती है तो बबल्स के फॉर्म में निकलती है। और वो क्या करती है, एक अजीब सी सिचुएशन, अब वो कितनी अजीब सिचुएशन है सोचो कि उसको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। मान लो अब यहाँ मेरे सामने कोई बैठा नहीं और मैं बात करने लगूं किसी से, तो बहुत अजीब सी है ना। तो ये रहा आपका कौन सा लॉ, हेनरी लॉ। ये दोनों सिचुएशन बोर्ड में पूछी गई है एक एक बार, इसलिए नोट कर लीजिए। उसमें नहीं पूछा है, बोर्ड में पूछा। किसका स्टेटमेंट लिख लो, मेडिकल सिचुएशन इन विच dissolve oxygen and nitrogen evolve in the form of bubbles, evolve in the form of bubbles and person feels different types of confusions हो सकते हैं उसे। तो आपका क्या हो गया चैप्टर
खत्म। अब 4-5 सवाल करेंगे, वो तो एनसीईआरटी के करेंगे ना, अभी जेई के करेंगे। एक दिन वो आएगा जल्दी, आज नहीं है। ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ चैप्टर के। कहाँ है? जल्दी से कैमरा ऑन करो। क्या हाल है? चलो भाई करते हैं सवाल। सस्ते सुंदर टिकाऊ। क्यों क्यों जल्दी छोड़ना क्यों? क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों नहीं? किसी की कोई इज्जत नहीं है, मैं किसी की नहीं बात मान रही। चलो क्वेश्चन करो। चलो निकालो सवाल। PYQ। हाँ, मुंह थोड़ी देखना है। चलो क्वेश्चन लिखो। 10.30 mg ऑक्सीजन। साक्षी सबसे पहले आंसर आपको बताना है आज। 10.30 mg ऑक्सीजन is dissolved in 1 liter of सी वाटर, और सी वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1.03 ग्राम पर ml। सी वाटर की डेंसिटी दे रखी है 10.30 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है 1 लीटर सी वाटर में। कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकालना है इन ppm पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन निकालनी। दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, काम करिए। पलक, वेरोनिका, भूवी, कैमरा तो ऑन कर लो तुम लोग। तुम क्वेश्चन कर लो, बिना मतलब के काम कर रहे हैं। पीपीएम का फॉर्मूला लगाओ और सवाल सॉल्व करो। मूवी आज क्या हुआ है आपको? बाकी लोग इधर उधर ना देखें, सवाल करें। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। बस सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है मिलीग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, उसकी डेंसिटी दी हुई है। फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू v इंटू डी। अब इतना क्लू दे दिया, अब तो कर लो। सॉल्यूशन का मास निकालेंगे m इज इक्वल टू v इंटू डी से। वंस कैलकुलेशन करो। क्लास में करते नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं निकलेगा। गलत आंसर है। बैठे नहीं रहना, ट्राई तो करो। पीपीएम का फॉर्मूला आपको बता दिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ
सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। यूनिट वगैरह का ध्यान रखना, अगर 1 ग्राम में रख रहे हो तो दूसरी भी ग्राम में, अगर 1 मिलीग्राम में रख रहे हो तो दूसरी भी मिलीग्राम में। पीपीएम का फॉर्मूला बताया तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा 10⁻⁶ का। 10 आ रहा है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 10 आ रहा है। -3 -2 का 1030, कुछ यूनिट की गलती हो रही है। 1030 आ रहा है, 10 सही है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मैम 10 10 आ रहा है, निकाल दे, जिसका नहीं आया चेक करो। साक्षी आया नहीं, क्या बात है साक्षी, फॉर्मूला बता दिया। पीपीएम का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट, अब देख लीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब देख लो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन जो आपसे जेई मेंस में पूछा गया है, मतलब जेई मेंस वालों को भी शर्म आ जाएगी, इतना इजी है। मास ऑफ सोल्यूट है 10.30 मिलीग्राम, ग्राम में चेंज कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास अलग से निकाल लेते हैं। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डी, m इज इक्वल टू v इनटू डी। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, उसको ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ml हो जाएगा। ml में क्यों कन्वर्ट किया आप पूछेंगे, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हुई है, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो सॉल्यूशन की, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1030। ये आ गए किसमें, ग्राम में। अब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई है ही, तो आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर है बात सबको। मैम एक चीज पूछ रही हूँ, जी बोलिए, बिल्कुल। मैम कंसंट्रेशन और पोलैरिटी होती है अरे कंसंट्रेशन जैसे आपकी लेंथ के लिए मेजरमेंट के लिए मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, बहुत सारे दुनिया के मीटर हैं, उसी तरीके से कंसंट्रेशन की यूनिट्स भी इतनी सारी हैं। जनरल जो यूनिट होती है इन जनरली वो मोलैरिटी होती है ना। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बोले एसिड, तो अगर आपने केवल एसिड बोला तो दिमाग में आएगा क्या, एसिड अगर बोला है तो H2SO4 की बात हो रही है, ठीक है। कॉमनली जो एसिड है, कॉमन जो एसिड है वो H2SO4 है, ठीक है। जैसे आपका सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन सॉल्ट जब बोलते हैं तो किसकी बात होती है, NaCl की, ठीक है। तो मोलैरिटी तो जनरल टर्म है, बट बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, आपका पीपीएम, पीपीवी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के तरीके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। अभी अभी हेनरी लॉ कराया, ध्यान से देखना, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। गैसेस हैं WXYZ, इनको डिसॉल्व किया गया है वाटर में। WXYZ ये 4 गैसेस हैं, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है। एट 298 केल्विन, KH की वैल्यू दे रखी है सबके लिए,
KH की वैल्यू क्या है, सबके लिए दे रखी है, W के लिए दिया है 0.5, फिर उसके बाद दूसरी वाली गैस के लिए X के लिए 2, तीसरी वाली के लिए 35, चौथी के लिए 40। ये सारी की सारी दे रखी है किलो बार में। बार यूनिट तो आपको पता है प्रेशर की होती है। करेक्ट प्लॉट ऑफ गिवन डाटा, ये जो डेटा दे रखा है इसके लिए एक ग्राफ भी बना रखा है, उस ग्राफ को आपको पहचानना है। 4 ग्राफ दे रखे हैं, ये चारों गैसेस के लिए W, X, Y, Z के लिए KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट किलो बार। अरे इसकी यूनिट है। अब 4 ग्राफ दे रखे हैं, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पहला ग्राफ कैसे दे रखा है देखिए, ये Z का है, ये Y का है, ये X का है और W का बिल्कुल सीधा। ये सेम टू सेम चीजें, इधर पार्शियल प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे वाले ग्राफ में आपको दे रखा है Z का ग्राफ ऐसे, Y का ग्राफ कुछ ऐसे, X का ग्राफ इस तरीके से और W का ग्राफ ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्लोप से मिलेगा। PP मोल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अभी तक जो हमने ग्राफ देखा था वो किसका देखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता था ना, यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन है, वाटर का। अब तीसरा ग्राफ कुछ ऐसे है, Z ऐसे, Y ऐसे, X कुछ और सीधा सा थोड़ा सा और W एकदम सीधा। फर्स्ट वाला क्या, लगभग लगभग, हाँ पैरेलल ही दे रखा। तीसरे वाले में यही सेम सिचुएशन है, Z का ग्राफ ऐसा है, Y का ग्राफ इस तरीके से है, X का ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट कर लो और W का ग्राफ ठीक है। हाँ सही बताना है कौन सा है जी। ये ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्योंकि हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था वो कौन सा था, वो ग्राफ था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था, सॉल्वेंट थोड़ी था, गैस था ना। यहाँ पे क्या दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बच्चा यहीं पे गलती करेगा, इस पे ध्यान ही नहीं देगा कि ये वाटर का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का। ठीक है, जैसे मान लो कि जहां पे गैस का मोल फ्रैक्शन मान लो किसी केस में 0.7 है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन उस केस में कितना होगा भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का एडक्ट कितना होगा, 1। तो जिस केस में मान लो सॉल्यूट का गैस का मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसका मतलब जहां पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वहां पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा। और अगर 0.5 से ज्यादा आता है सॉल्वेंट का तो सॉल्यूट का 0.5 से कम आएगा। इस रिलेशन को देख करके सोचना है इसको। वहां पे ग्राफ किस तरीके के थे, इस टाइप के थे।
या जिसकी स्लोप सेकंड वाला के सबसे कम उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी अगर वो फ्रैक्शन सही लग रहा है। मैंने तो ऐसे किया जैसे कि वो W का उसकी स्लोप थी 0.5। हाँ, ये W गैस के लिए स्लोप क्या होगी 0.5, X के लिए क्या होगी, X के ग्राफ के लिए 2, Y के लिए क्या होगी 35, Z के लिए क्या होगी 40, गैस के लिए है। नॉर्मल बनाएंगे सबसे नीचे सबसे कम स्लोप आएगी W, पर अगर हम उल्टा कर देंगे तो सबसे ज्यादा स्लोप आएगी। ए आंसर तो ए है, आंसर तो ये है। कात्यायनी एक्सप्लेन करो। इसमें जैसे Z की 40 है ना, तो सबसे ज्यादा स्लोप उसकी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम स्लोप होगी उसकी, तो यहाँ पे Z ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और W की सबसे कम है यहाँ पे, H की वैल्यू, हाँ तो स्लोप भी उसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ज्यादा नहीं मतलब। हाँ, ये क्या था, ज्यादा नहीं मतलब पता नहीं। मतलब मुझे पता है कि मैंने इसके लिए अच्छा, आपको पता है कि आपने कैसे किया है, तुक्का नहीं मारना है। आंसर तो यही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि मैम W का सबसे कम है उसमें K की वैल्यू, तो फिर उसमें मोमेंट का जो ग्राफ है तो कम है की बात से हमारी और बहुत ज्यादा बच्चों में तो वो एक कम कर। हाँ वो कह रही है कि इसके लिए W के लिए 0.5 है ना वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है KH की, तो इसके लिए स्लोप क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो सब सारे ग्राफ में तो सबसे कम है, लास्ट वाले ग्राफ को हटा सकते हो बस आप। क्यों जी, Y क्या है, Y का क्या है, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू से सोचो, Z की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो Z की वैल्यू अगर सबसे बड़ी है तो क्या आना चाहिए उसके लिए, स्लोप सबसे कम। तो सबसे कम स्लोप किस में दिखाई दे रहा है आपको, आप ऐसे तो KH equals to P divided by 1 minus chi of 1। ये था अपना P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही लेते थे ना। यही बात थी, ठीक है। अब P ऑफ गैस तो सेम टू सेम है, KH हो गया है ना, मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, बोलो भैया, यस और नो। इसको क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो ये वाली वैल्यू जिसके लिए बड़ी होगी उसके लिए ये वाली वैल्यू छोटी होगी, है ना। और ये वैल्यू अगर बड़ी है, मोल फ्रैक्शन बड़ा है, तो KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यस और नो। भाई ये है P गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस, यही तो है KH, यही है। तो जिसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा उसके लिए KH की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। और अगर सॉल्वेंट के टर्म्स में लो तो उल्टा हो जाएगा ना, सॉल्वेंट के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है तो KH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो अगर इस रिलेशन से देखो तो दोनों क्या होने चाहिए, जिसके लिए वो बड़ा है उसके लिए स्लोप भी क्या आना चाहिए, ज्यादा। तो ए में ऐसा आ रहा है क्या, Z वाले का स्लोप, हाँ पहले वाले में Z वाले का स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप कहाँ से देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कहाँ से देखते हो, इसका स्लोप बनाओ, पहले वाले Z वाली लाइन का स्लोप दिखाओ रेड कलर से। हाँ थीटा दिखाने, मैं बस थीटा दिखाने को कह रही हूँ, इधर ब्लैक है, Z वाले का थीटा दिखाओ, यही दिखाने को कह रही हूँ। थीटा यही होगा ना, यस और नो बोलो। Y का थीटा ज्यादा लग रहा है क्या, बाकी लोग भी बोले। देख लो आप लोग, ये स्लोप और लाइन आप लोग ज्यादा जानते हो। अरे तुमने पूरा क्वेश्चन खिचड़ी बना दी। सबसे ज्यादा स्लोप, उसमें स्लोप कहाँ है, W में स्लोप दिखाई दे रहा है, ये W वाले में स्लोप है क्या, पहले वाले में बोलिए भूवी, पहले ग्राफ में W में स्लोप दिखाई दे रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ 10 180 क्या होता है, जीरो। 10 थीटा ही तो होता है स्लोप, ये तो सबको मालूम ही है ना, 10 थीटा होता है स्लोप। तो ये तो आपका इस ग्राफ में भी यही चीज है और पहले और तीसरे ग्राफ में भी सेम चीज है ना। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, Z वाले पे डिफरेंस आएगा। दूसरी चीज आपको ये भी चीज समझनी है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ। अगर आप ये डिसाइड कर लो तो दो ग्राफ तो ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो, दो ग्राफ ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दो ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, देख रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर अपने आप क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूट कौन है, गैस है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। तो पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ ये बता रहा है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कम होंगे। तीसरे ग्राफ और चौथे ग्राफ में ये बताया गया है कि पार्शियल मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप वाटर का कंटेंट बढ़ा रहे हो। तो ये दो ग्राफ तो ऐसे ही आपको देखते ही क्या करने होंगे, कट करने होंगे, हटा देने होंगे, ठीक है। ये किसके ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगर यहाँ पे लिखा होता मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तब ये ग्राफ सही होते। ये ग्राफ दोनों, इन दोनों ग्राफ में से हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और इसके एलिमिनेशन में आपको सीधे सीधे दिख जाएगा Z की वैल्यू और W की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे, बीच वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो हम नहीं सेट कर सकते,
ठीक है, आंसर क्या है इसका? तुमने इसको गंदा कर दिया इतना। ऑनलाइन से देख लेना, 19 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कल इसी तरीके का एक सवाल दूंगी, तो इसके लिए आप क्या करके आइएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आइएगा, इस क्वेश्चन को रीडू करके आइएगा।